भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मापदंडों के तहत राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्तियों पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्संस (PEP) की परिभाषा को बदल दिया है। तो विशेष जानकारी से पहले वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल बैंक एंड फिन इन्फो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ और आज के सेशन का डेट 7 जनवरी 23 है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। CNN करंट न्यूज एनालिसिस में द इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अनुसार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KYC के लिए पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञों की परिभाषा बदली। अब पॉलिटिशियन को कर्ज के लेन देन में होगी आसानी। फिनांस के रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति मतलब पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वह व्यक्ति होता है जिसे प्रमुख सार्वजनिक कार्य सौंपा गया हो। एक PEP आमतौर पर अपनी स्थिति और अपने प्रभाव के आधार पर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में संबंधित भागीदारी के लिए उच्च जोखिम प्रस्तुत करता है। राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्ति और वरिष्ठ विदेशी राजनीतिज्ञ व्यक्ति शब्द अक्सर एक दूसरे के स्थान पे उपयोग किए जाते हैं, खासकर अंतरराष्ट्रीय मंचों इंटरनेशनल फॉर्म्स पर। क्रेडिट पॉलिसी मतलब लोन देने के नियम कानून के आधार पर पॉलिटिशियन एक्सपोज्ड पर्संस को क्रेडिट फैसिलिटीज का अधिकार नहीं है। कारण अधिकांश फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वित्तीय संस्थान PEP को संभावित अनुपालन जोखिम मतलब पोटेंशियल कंप्लायंस रिस्क के रूप में देखती है और इस श्रेणी में आने वाले खातों मतलब अकाउंट की बेहतर निगरानी करती है। PEP के लिए स्क्रीनिंग आमतौर पर खाता खोलने की शुरुआत में की जाती है। इसे मानक देय परिश्रम स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंसी या KYC कहा जाता है। चल रहे उचित परिश्रम मतलब ड्यू डिलिजेंसी के भाग के रूप में समय समय पर खातों की स्क्रीनिंग की जाती है। रेगुलेटरी फाइनेंस एंड रिपुटेशनल रिस्क स्कैनिंग के लिए विज्ञापन देने वाली कई कंपनियां भारतवर्ष में है। PEP को उजागर करने के लिए उचित परिश्रम ड्यू डिलिजेंसी में समय लगता है और ज्ञात PEP के एक प्रतिष्ठित डेटाबेस के खिलाफ ग्राहकों के नाम, जन्म तिथि, राष्ट्रीय पहचान संख्या और तस्वीर की जाँच की आवश्यकता होती है, जिसमें आमतौर पर 10 लाख से अधिक प्रोफाइल होते हैं। हमारे भारतवर्ष में PEP की राष्ट्रव्यापी सूची भारतवर्ष के पास मौजूद है, जिसमें सभी PEP के ड्यू डिलिजेंसी उचित परिश्रम को खोजी जाती है। यह सूची CIA और UN के पास है, जो FATF की PEP परिभाषाओं के अंतर्गत आती है। तो सभी खबरों और जानकारी के अनुसार अब बारी है कि CIA के बारे में समझा जाए। CIA क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। लेकिन हर एक देश में मुद्दा यह है कि CIA किसी भी देश में अपने एजेंटों की संख्या का खुलासा नहीं करती है और भारत भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि CIA की भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है, जिसके एजेंट खुफिया जानकारी एकत्रित करते हैं, आतंक विरोधी और राजनीतिक प्रभाव सहित विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं और इसी कारण से CIA के डेटा को FATF में शामिल भी किया जाता है। FATF स्टैंड फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक विश्व स्तरीय संस्थान है जिसे मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी और प्रसार वित्त पोषण से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाई का नेतृत्व करता है। FATF शोध करता है कि धन का शोधन कैसे किया जाता है मतलब इस्तेमाल कैसे किया जाता है और आतंकवाद को वित्त पोषण किया जाता है। जोखिम को कम करने के लिए वैश्विक मानकों को बढ़ावा देता है और आकलन करता है कि देश प्रभावी कार्यवाही कर रहा है या नहीं। तो ओवरऑल पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के बारे में हमारे पास पूरी जानकारी हो चुकी है और आप लोग समझ चुके होंगे। तो बिना रुके खबर की ओर रुख करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मापदंडों के तहत राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्तियों PEP की परिभाषा को बदल दिया है। केंद्रीय बैंक के इन बदलावों से ऐसे लोगों को बैंक से कर्ज लेने और अन्य तरह के लेन देन करने में सहूलियत रहेगी। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहक को जानो KYC नियमों में कई बदलाव किए हैं। दरअसल राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्तियों से संबंधित पुराने मापदंड में स्पष्टता की कमी की वजह से बैंक अधिकारियों, सांसदों और अन्य लोगों को कई बार कर्ज लेने व बैंक से जुड़े अन्य कागज निपटाने में मुश्किल होती है। तो जानिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस कारण से किया KYC नियमों में बदलाव। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस समस्याओं को देखते हुए राजनीतिक रूप से संबंधित लोगों के लिए KYC मानक में बदलाव किया है। संशोधित KYC नियमों के तहत राजनीतिक रूप से संबंधित व्यक्ति या PEP ऐसे लोग होते हैं जिन्हें किसी दूसरे देश के प्रमुख सार्वजनिक कार्यों की
जिम्मेदारी सौंपी गई है, इनमें राज्यों के सरकारों के प्रमुख वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी या न्यायिक या सैन्य अधिकारी, सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारी और महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों के अधिकारी भी शामिल हैं। आरबीआई के आग्रह अनुसार यह बदलाव को तुरंत लागू करने को कहा गया है। आरबीआई के नए प्रावधानों में उस व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जिसे किसी अन्य देश ने सार्वजनिक समारोह की जिम्मेदारी सौंपी है। पेप के बैंक खातों में मौजूदा नियम के तहत अतिरिक्त केवाईसी मापदंड है और एक बैंक अधिकारी को इस बारे में विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। आरबीआई ने बैंकों को अन्य वित्तीय सेवाओं के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से इस बातों को तुरंत लागू करने को कहा गया है। वहीं सीपी और एनसीडी नियम जारी करने के नियम सख्त कर दिए गए हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 वर्ष तक की प्रारंभिक परिपक्वता वाले अल्पकालीन वाणिज्यिक पत्र, शॉर्ट टर्म कमर्शियल पेपर और गैर परिवर्तनीय डिवेंचर एनसीडी जारी करने के नियमों को भी सख्त कर दिया है। 1 अप्रैल से लागू होने वाले नए मापदंड में 6 महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। रिजर्व बैंक ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सीपी की अवधि 7 दिनों से कम या 1 वर्ष से अधिक नहीं हो सकती है। इसी तरह एनसीडी की अवधि 90 दिन से कम या 1 वर्ष से अधिक की नहीं हो सकती है। सीपी और एनसीडी केवल पीएमटी रूप में ही जारी की जाएगी। 1 अप्रैल से जारी किए जाने वाले सीपी और एनसीडी का न्यूनतम मूल्य 5 लाख रुपए और उसके बाद 5 लाख रुपए के गुणक में होगा। इस दोनों इंस्ट्रूमेंट को विकल्पों के साथ जारी नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका निपटारा T+4 कार्य दिवसों से अधिक की अवधि के भीतर किया जाना जरूरी है। सीपी और एनसीडी केवल डीमेट रूप में जारी की जाएगी और पंजीकृत डिपॉजिटर के पास ही रखे जा सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने इस उपकरणों के माध्यम से जुटाए गए धन की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इस स्टेप से मनी लॉन्ड्रिंग, ब्राइब, घुसखोरी, टेररिज्म, इलीगल इन्वेस्टमेंट को कितना सुधारा जा सकेगा, आप क्या समझते हैं और आपकी क्या राय है? कृपया कमेंट करें। सेवा की समाप्ति। सब्सक्राइब किए बारी। थैंक यू। थैंक्स।